गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास यूनिट नंबर 8 का बी चैप्टर जिसका नाम है न्यूक्लियाई। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक के बारे में जो डिस्कस करेंगे वो है रेडियो एक्टिविटी। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो बच्चों, हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था बाइंडिंग एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। तो वहां पर हमने देखा था कि जो हैवी न्यूक्लियस है उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स लेस है, कम होती है। क्लियर? तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी ऐसा ही है कि वो अनस्टेबल हैं। उनको जैसे ही एयर में खुला छोड़ते हैं तो वो स्पॉन्टेनियसली मतलब लगातार विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब घटना शुरू हो जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार वो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है कि इट इज द प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच ए हैवी एलिमेंट, यानी जो हैवी मास के जो एलिमेंट्स हैं, डिसइंटीग्रेट इटसेल्फ, यानी वो अपने आप घटना शुरू हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट विद इटसेल्फ विदाउट बीइंग फोर्स्ड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट टू डू सो। मींस बिना किसी बाहर से एक्सटर्नली फोर्स के वो ऐसा होता है। स्पॉन्टेनियस, लगातार ऐसा होता रहता है। ये क्या है, किसकी वजह से है? ये अनस्टेबिलिटी की वजह से होता है। हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, उनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस भी कैसी होती है? कम। तो वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं अपने आप, लगातार, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के, बिना एक्सटर्नल किसी फोर्स के। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। एंड दिस रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय द फिजिस्ट, फ्रेंच फिजिस्ट, जिसका नाम क्या था? डिस्कवर्ड बाय, यहां पर मैं लिख देता हूं, डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने। हेनरी बैक्यूरेल ने इसको डिस्कवर किया था, इस रेडियो एक्टिविटी को। कितने में? 1896 के अंदर। 1896 के अंदर इसने डिस्कवर किया था, फिजिस्ट ने, हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था कि जो हैवी एलिमेंट्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं अपने आप, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के। क्लियर? दैट इज रेडियो एक्टिविटी। अब बात आती है कि जो रेडियो एक्टिविटी है, डिस्कवरी के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी यूनिट्स के बारे में कि जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी क्या यूनिट्स है। तो बच्चों, जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी जो एसआई यूनिट होती है, क्या होती है? एसआई यूनिट, वो बच्चों बैक्यूरेल ही होती है, क्योंकि ये बैक्यूरेल ने, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसकी एसआई यूनिट भी क्या है? बैक्यूरेल है। एसआई यूनिट क्या है? बैक्यूरेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BQ लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? BQ। और बच्चों 1 बैक्यूरेल BQ बराबर होता है 1 डीके पर सेकेंड। 1 बैक्यूरेल किसके बराबर होता है? 1 डीके पर सेकेंड के बराबर होता है। ये एक एसआई यूनिट होती है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इसकी जो अदर यूनिट है बच्चों वो होती है, एक तो क्यूरी। यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्यूरी, जिसको CI से डिनोट किया जाता है। क्लियर? और 1 क्यूरी जो होती है, 1 क्यूरी वो होती है 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। डीकेस पर सेकेंड। क्लियर? 1 कैरी इज इक्वल टू, क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। और 1 बैक्यूरेल किसके बराबर होता है? 1 डीके पर सेकेंड के बराबर। यहां पर ध्यान देना है। तो क्यूरी में क्या होता है? ज्यादा डीके होते हैं पर सेकेंड में, बैक्यूरेल में 1 डीके पर सेकेंड होता है। क्लियर? अब इसके बाद क्या है बच्चों? एक यूनिट और होती है, ये फर्स्ट यूनिट है एक ऐसा यूनिट, ये सेकंड है, एक थर्ड है, वो होती है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, जिसको RD से डिनोट किया जाता है।
जो कि किसके बराबर होता है 1 RD। रदरफोर्ड जो यूनिट है वो होती है 10⁻⁶ डिकेज पर सेकेंड। क्लियर। तो यहां पर SI यूनिट क्यूरी, SI यूनिट बैक्यूरल जो कि 1 बैक्यूरल इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड होता है। क्यूरी है वो 3.7 इंटू 10⁻10 डीकेज पर सेकेंड होता है। रदरफोर्ड 10⁻6 डीकेज पर सेकेंड होता है। तो सबसे ज्यादा डीके किस में होते हैं? क्यूरी में, फिर उसके बाद रदरफोर्ड में, और बैक्यूरल में 1 डीके पर सेकेंड होता है। क्लियर। अब हमारे पास क्या है कि बच्चों एक वर्ड है आपको रेडियो एक्टिविटी में सामने आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। वो वर्ड क्या है? एक्टिविटी। क्या वर्ड सामने आएगा? एक्टिविटी सामने आएगा। तो एक्टिविटी क्या है? तो बच्चों एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सोर्स इज मेजर्ड बाय द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोर्स। यानी रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोर्स। यानी जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका डिसइंटीग्रेशन होगा तो उसका इंटीग्रेशन का रेट क्या है, किस रेट से? रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो रेट होता है डिसइंटीग्रेशन रेट, उसे बच्चों एक्टिविटी कहते हैं। ये वर्ड सामने आएगा रेडियो एक्टिविटी में। क्लियर। तो यहां पर जो रेट है डिसइंटीग्रेशन रेट, जैसे SI में रदरफोर्ड बैक्यूरल में 1 डीके पर सेकेंड, मतलब 1 डीके 1 सेकेंड में 1 बैक्यूरल होगा। क्यूरी है इसमें इतने डीकेज 1 सेकेंड में, इसमें 10⁻6 डीके पर सेकेंड। तो ये डीके पर सेकेंड है ना, ये यहां पर डीके पर सेकेंड डिसइंटीग्रेशन रेट, दिस इज एक्टिविटी, दिस इज एक्टिविटी। तो बच्चों यहां पर रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन और ये रेडियो एक्टिविटी की SI यूनिट और एक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में बात की हमने। अब आगे हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं और रेडियो एक्टिविटी डीके में क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब बच्चों जो रेडियो एक्टिविटी है उसमें जो डिसइंटीग्रेशन होता है, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है, उसमें से 3 रेडिएशंस हैं वो बाहर आती हैं। कितनी रेडिएशंस आती हैं? 3 रेडिएशंस बाहर आती हैं। अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे। ये 3 रेज हैं वो बाहर आती हैं डिसइंटीग्रेशन के दौरान। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप तीनों डिसइंटीग्रेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं तो क्या इक्वेशन बनती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में इक्वेशन पूछी जाती है कि भैया यहां से अल्फा डीके हो गया तो क्या होगा। क्लियर। तो अल्फा रेज के बारे में डिस्कस करेंगे, अल्फा रे के डीके के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी प्रकार बीटा और गामा। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर जो डिस्कशन करेंगे वो है अल्फा रे के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्फा डीके जो होगा वो क्या होगा। तो बच्चों अल्फा रेज क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अल्फा रेज। तो बच्चों जो अल्फा है, अल्फा डीके है, वो बच्चों हीलियम होता है। ये यहां पर लिख दिया। यहीं से आपको काफी बातें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी कि अल्फा रेज है वो क्या, उसमें क्या होता है बच्चों? हीलियम होता है, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 2, और मास नंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्लियर। अब अल्फा रेज जो है वो क्या है, कैसे है, इस प्रॉपर्टी जो मैं बोल रहा हूं उन प्रॉपर्टीज को आपने लिखना है, क्योंकि मैं लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तीनों के लिए। तो यहां पर एक बात करते हैं सबसे पहले कि जो अल्फा रेज है, नंबर 1 पॉइंट पर जो अल्फा रेज है इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। डबल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऑफ प्रोटॉन। जैसे प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है?
पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन ये प्रोटॉन से डबल जो है वो चार्ज होता है इसके ऊपर। क्लियर? क्यों होता है डबल चार्ज? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2। कितना है? 2। हीलियम का 2 है, तो इसलिए प्रोटॉन के ऊपर एक चार्ज है, तो इसके ऊपर कितना होगा? डबल। क्योंकि जेड अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू दैट इज इक्वल टू एन के बराबर होता है। क्लियर? तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम के ऊपर भी अल्फा रेज जो निकलेंगे उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका चार्ज डबल होता है क्योंकि यहां पर एन की वैल्यू 2 है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा रे है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब इसके बाद क्या है कि जब ये अल्फा रेज हैं, पॉजिटिव चार्ज है, तो इन अल्फा रेज को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो दीज अल्फा रेज आर अट्रैक्ट टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी? नेगेटिव प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगी। जैसे यहां पर हम डायग्राम बनाएं, ये एक हम कैविटी लेते हैं, इस कैविटी में हमने क्या रख दिया? सैंपल। क्या रख दिया? स्पेसिमेन, सैंपल। ठीक है, तो इसमें से क्या निकलेंगी? रेडिएशंस हैं वो बाहर निकलेंगी। तो जैसे यहां पर हम प्लेट्स लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, जैसे इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से अल्फा रेज निकलेंगी, वो नेगेटिव की तरफ जाएंगी। किसकी तरफ जाएंगी? नेगेटिव प्लेट्स की तरफ जाएंगी। कौन? अल्फा रेज। क्लियर? क्यों जाएंगे? क्योंकि अल्फा रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दे विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। क्लियर? इसके बाद क्या है कि जब अल्फा रेज निकलेंगी तो जो चार्ज है ना, अल्फा रे निकलेंगी तो चार्ज है वो 2 से डिक्रीज होगा। कितने से डिक्रीज होगा? 2 से। और मास जो है, यानी मास नंबर जिसे हम कहें, वो बच्चों 4 से डिक्रीज होगा। जब अल्फा रे निकल गई तो क्या होगा? चार्ज है वो 2 से डिक्रीज हो जाएगा और मास नंबर है वो 4 से डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? ये एक प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट बात क्या आती है कि जो अल्फा रेज हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? कम होती है। क्लियर? यहां पर आपके पास मतलब ये किसी भी की भी के अंदर जब जाएंगे तो इनकी जो भेदन क्षमता है वो कम होती है। क्लियर? तो ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी अल्फा पार्टिकल्स की। क्लियर? तो उनको भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर हमने जो मेन बातें की कि भाई पॉजिटिवली चार्ज होता है, पेनिट्रेटिंग पावर इसकी कम होती है, जब ये निकलता है तो चार्ज है वो 2 से डिक्रीज होता है, मास है वो 4 से डिक्रीज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही डिफ्लेक्ट होंगी। इस बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक में भी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी क्या होंगी? डिफ्लेक्ट होंगी। क्लियर? तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अल्फा पार्टिकल जब निकलता है, अल्फा डीके होता है, तो उस दौरान इक्वेशन है या न्यूमेरिकल में वो आपसे कैसे पूछा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर z, मास नंबर a से डिनोट किया जाता है, इसमें से जब अल्फा डीके होगा तो यहां पर एक नया एलिमेंट बनेगा y जिसका चार्ज नंबर 2 से घट जाएगा और मास नंबर है वो 4 से घटेगा। क्लियर हो गया? क्योंकि अभी आपको बताइए ये कौन है? हीलियम। क्लियर? तो यहां पर प्लस क्या आएगा? हीलियम आएगा अल्फा में, प्लस यहां पर आपके पास एनर्जी होगी। तो इस प्रकार इक्वेशन है। तो अब बच्चों यहां पर आपको दे देगा। क्लियर? यहां पूछेगा कि ये कौन सा एलिमेंट आएगा भैया। क्लियर? या आपको ये एलिमेंट भी दे देगा, ये एलिमेंट भी दे देगा, ये एलिमेंट भी दे देगा, बताएगा आपसे इसमें से क्या डिके हुआ। जैसे यहां पर पूछ ले भाई क्या डिके हुआ है, कौन सा एलिमेंट डिके हुआ है। तो इस प्रकार आपसे इक्वेशन है वो पेपर में पूछी जाती है। वो रिवर्स भी पूछ सकता है क्या, कि जैसे अब आपके पास ये एलिमेंट ना दे। क्लियर? अब पूछे कि भैया यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा। क्लियर? या आपको जैसे यहां पर आपके पास एलिमेंट दे दिया, मैंने अभी आपको बताया x z a है, ये एलिमेंट हटा देगा यहां से, आपसे पूछेगा कि यहां पर क्या आएगा। क्लियर? तो यहां से इनमें से कोई भी
पॉइंट है वो आपसे हटा देगा और पूछेगा कि भैया यहां पर क्या होगा। तो जब अल्फा डिके होगा तो आपके पास इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यूरेनियम 92 238। क्लियर? यहां से क्या हुआ डिके? अल्फा डिके हुआ। तो जैसे पेपर में आपसे पूछ ली यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपके पास हीलियम है। क्लियर? यहां पे पूछे आपसे क्या आएगा। क्लियर? या यहां पर दे दे, पूछेगा कि कौन सा डिके हुआ है, अल्फा, बीटा या गामा। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा बच्चों? थीरियम 90 एंड 234। क्लियर? तो वो यहां पर ये एलिमेंट के बारे में पूछ सकता है कि ये कौन सा एलिमेंट आएगा। तो इस प्रकार जब अल्फा रे या अल्फा डीके होता है तो इस प्रकार इक्वेशंस जो हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब बच्चों डिस्कस करते हैं बीटा रे के बारे में। ठीक है, बीटा रे क्या है? तो बच्चों जो बीटा रे है जब वो निकलती है तो वहां पर आपको पता है बीटा रे के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है बीटा रेज के ऊपर, जो कि लाइट मास होता है। जब ये बीटा रेज आपको पता है जब एलिमेंट्स में से निकलेंगी दे विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये रेज जो हैं वो जाएंगी, बीटा रेज। क्लियर? नेगेटिव चार्ज होता है और आपको पता है नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, जो चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर होता है। क्लियर? अब जो मास जो होता है, मास किसका? बीटा का, वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? अब इसके बाद क्या है कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से ज्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? अल्फा से ज्यादा, और फास्ट मूविंग भी है। इसकी वेलोसिटी भी अल्फा से ज्यादा होती है। यानी जो बीटा रे है इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? ज्यादा होती है। किससे? अल्फा से। और इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा होती है और ये ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है एज कंपेरिजन टू अल्फा रे, अल्फा पार्टिकल। क्यों? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है ना बच्चों वो हीलियम है, तो इसका मास है वो क्या है? ज्यादा। और बीटा रे है, इसका मास क्या होगा? लेस। तो जिसका मास लेस है वो फास्ट मूव करता है और जिसका मास ज्यादा होता है वो लेस मूव करता है, उसकी स्पीड है वो लेस होती है। क्लियर? अब इसके बाद जो बात आती है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, लार्ज स्पीड से ये क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। क्लियर? अब इसके बाद जो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने अभी आपके सामने बोली, इनको आप नोट कर लीजिए। ये प्रॉपर्टीज हैं वो आपने लिखनी है। क्लियर? अब हम अल्फा बीटा, अल्फा के बाद अब हम बात करते हैं बीटा रे के डीके के बारे में। जैसे यहां पर आपके पास x कोई भी एलिमेंट है, इसका z एटॉमिक नंबर, मास नंबर ये है। जब बीटा डीके होगा, क्लियर, तो यहां पर एक y एलिमेंट आएगा जिसमें एटॉमिक मास नंबर आपका सेम रहेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। z प्लस 1 आएगा यहां पर, प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस 1 0 और प्लस एनर्जी। क्लियर? जैसे अल्फा में क्या था? मास और चार्ज दोनों चेंज हुए थे, लेकिन बीटा डीके जब होगा तो उस दौरान मास नंबर सेम रहेगा। बच्चों पहचानना, आइडेंटिफाई करना है। इक्वेशंस देगा जैसे मैं अभी यहां पर लिख रहा हूं, कुछ भी गायब कर सकता है यहां से और आपसे पूछ सकता है कि यहां पर क्या आएगा, डीके कौन सा हुआ है, अल्फा या बीटा, वो आपने आइडेंटिफाई करना है। तो अगर बीटा डीके हुआ है तो मास नंबर सेम रहेगा, चार्ज नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अगर नेगेटिव आपके पास क्या है, चार्ज वो डीके हुआ है। कई बार क्या होता है बच्चों, यहां पर अगर पॉजिटिव डीके है ना, तो यहां पर चार्ज नंबर घटेगा। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं x a z, ये बीटा नेगेटिव है। जैसे यहां पर बीटा पॉजिटिव की फॉर्म में अगर ले तो यहां y एलिमेंट बढ़ेगा, मास नंबर सेम रहेगा, z है वो 1 से डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर?
यहां पर जेड है वो में से एक डिक्रीज होगा, ये ध्यान रखना है, बीटा नेगेटिव या पॉजिटिव का। क्लियर? तो ये आपके पास इस प्रकार डीके होगा। जैसे अब हम इसकी एक इक्वेशन भी आप ले सकते हैं, जैसे TH 90 234, तो यहां से बीटा डीके होगा, तो यहां पर PA 91 234 प्लस इलेक्ट्रॉन -1 0। तो यहां पर क्या आएगा, ये क्या है, बीटा नेगेटिव पार्टिकल है। अब बच्चों पेपर में इक्वेशन में जैसे ये इक्वेशन दे दे, जैसे वो यहां से आपको इसको गायब कर दे, यहां से इसको हटा दे, पूछे पार्टिकल कौन सा आएगा यहां पर जब बीटा डीके हुआ है तो। क्लियर? या रिवर्स दे दे, यहां बीटा डीके ये दे दे, लेफ्ट हैंड साइड पूछे कि भैया ये एलिमेंट कौन सा है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है वो इक्वेशंस बनाकर अल्फा बीटा डीके से रिलेटेड पूछे जाते हैं। क्लियर? तो मास नंबर इसमें चेंज नहीं होगा, चार्ज नंबर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। नेगेटिव है तो 1 से इंक्रीज होगा, पॉजिटिव बीटा है तो वो 1 से डिक्रीज होगा, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द बीटा रे, जो डीके है वो है। आइए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं गामा रे के बारे में। अल्फा बीटा के बारे में डिस्कस किया, अब गामा रे की प्रॉपर्टीज हैं। तो बच्चों जो गामा रे है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे अल्फा पर पॉजिटिव था, बीटा पर नेगेटिव था, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है गामा रे। इसलिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखेंगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, ये सीधी चली जाएंगी। मतलब ये जो गामा रे है, गामा रेज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती। क्लियर? क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या, कि जो गामा रे है इसका जो मास है, रेस्ट मास, इसका जो रेस्ट मास है वो फोटोन्स, रेस्ट मास ऑफ द गामा रे फोटोन इज, जैसे रेस्ट मास है फोटोन्स का 0 होता है, इसलिए रेस्ट मास इसका भी क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? इलेक्ट्रिक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक एक्स रे, जैसे एक्सरे का नाम सुना होगा उसी प्रकार गामा रे। यूनिट नंबर 5 में आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम RMIVUXG। क्लियर? तो यहां पर आपके पास रेडियो वेव्स वगैरह हैं, रेडियो वेव्स हैं, एक्सरे है, गामा रे है। क्लियर? तो उसी प्रकार ये एक्सरे है, उसी प्रकार गामा रे भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर? इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है गामा रेज की। जैसे सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, अल्फा की, उसके बाद ज्यादा किसकी होती है, बीटा की, और सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो गामा की पेनिट्रेटिंग पावर होती है। और बच्चों तीनों ही रेज, अल्फा बीटा गामा, ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट कौन सी होती है, जैसे आपने जिस पर फोटो खींचते थे पहले, अब तो बंद हो गई है, रील आती थी, वो फोटोग्राफिक प्लेट होती थी। अब जैसे आप एक्सरा करवाते हैं वो भी एक फोटोग्राफिक प्लेट पर होता है। तो ये तीनों रेज हैं वो भी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, गामा सबसे ज्यादा डालती है। क्लियर? तो इस प्रकार आपके पास जो है ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको बताया। ये गामा रे है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, सबसे कम स्पीड अल्फा की है, उससे ज्यादा स्पीड बीटा की है, और सबसे ज्यादा स्पीड गामा रे की है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट होती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसकी इक्वेशंस की, कि किस प्रकार ये क्या इफेक्ट डालेगी इक्वेशंस के ऊपर, जब ये गामा रे निकलेंगी तो क्या इफेक्ट होता है। तो बच्चों जब गामा रे निकलती है तो ना ही मास नंबर चेंज होता है, ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होता है, यानी ना ही चार्ज नंबर चेंज होता है और ना ही मास नंबर चेंज होता है जब गामा रे निकलती है। तो मैंने आपको बताया था अल्फा रे निकलेंगी तो मास नंबर है वो 4 से, चार्ज नंबर 2 से,
बीटा निकलेगा तो मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मास नंबर पे। चार्ज नंबर है वो 1 से इंक्रीज होगा अगर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है तो 1 से डिक्रीज होगा। गामा रे में ना ही मास के ऊपर कोई इफेक्ट होगा, ना ही चार्ज के ऊपर कोई भी इफेक्ट होगा। तो आइए इसकी इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक्स कोई एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। जब यहां से गामा रे निकलेगी तो एक्स एलिमेंट एक्स ही रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, ना ही मास के अंदर ना ही चार्ज के अंदर, और यहां पर क्या आएगा, गामा रे आएगी। अब आप कहोगे कि सर इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट एनर्जी का पड़ेगा, एनर्जी लेवल्स का पड़ेगा। मैं आपको समझा देता हूं यहां पर कि इफेक्ट है वो एनर्जी लेवल्स का पड़ेगा। कैसे बनेगा और इसके डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इनिशियली में यहां पर ये एक लेवल है, क्लियर, जिसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं CO 2760 है, क्लियर। अब यहां से जैसे एक नेक्स्ट लेवल है वो हमारे पास आया ये, जिसमें हमारे पास Ni 2860। अब आप अभी आप यहां पर गैस कीजिए कि क्या निकला, कौन सी रे यहां से निकली, बताइए शाबाश। मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर 1 से क्या हो गया, इंक्रीज, तो इसका मतलब ये कौन सा है, बीटा। क्या डिक्रीज, डीके वाइज लेवल से बीटा, तो ये यहां पर डाउन हो गया। अब यहां से क्या है, अगर गामा निकला, क्या निकला, गामा, तो यहां पर एक दूसरा एनर्जी लेवल आ जाएगा, रहेगा क्या, Ni रहेगा 2860, लेकिन एनर्जी का लेवल डिक्रीज हो गया। गामा रे निकला तो 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी लेवल घट गया। इसी प्रकार फिर से यहां से गामा डीके हुआ, गामा, तो एनर्जी लेवल घटेगा 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी दूसरा लेवल आ जाएगा जिसमें Ni रहेगा 28 रहेगा 60 रहेगा। केवल क्या होगा, एनर्जी लेवल्स हैं वो घटते जाएंगे, एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी, लेकिन मास नंबर और चार्ज नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर। जैसे मैंने अभी यहां पर एग्जांपल दिया, ये देखो बीटा डीके का 60 यहां पर 27 28, ये Ni हो गया, मास नंबर सेम है तो ये बीटा डीके, तुरंत गैस कर लेना है। लेकिन ये जैसे यहां पर है Ni है, ये भी Ni है, तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाइए कि यहां से गामा है और एनर्जी लेवल्स हैं वो गामा डीके में चेंज होंगे, क्लियर। और बच्चों जो ये इक्वेशन होती हैं, जो मैंने अभी ये इक्वेशन लिखकर आपको एग्जांपल दिए, इन्हें हम न्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, आगे भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे रेडियो एक्टिविटी है, इनमें से डिसइंटीग्रेशन हुआ, क्लियर। इसी प्रकार न्यूक्लियर रिएक्शन आगे होंगी, जैसे हाइड्रोजन मिल गया तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन मिलकर जैसे हीलियम बनाते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप दिमाग में मत रखिए, आगे हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो रेडियो एक्टिविटी क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी एसआई यूनिट क्या है, और कितनी रेडियो एक्टिविटीज की रे निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा रे यहां से निकलती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इक्वेशंस क्या हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।